आज बात करेंगे संविधान में भाषा के प्रावधान के विषय में। हिंदी के विकास के इतिहास को जानेंगे, हिंदी के राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के औचित्य को जानेंगे। इसके बाद विभिन्न अनुच्छेदों को देखेंगे जिसमें राजभाषा को लेकर प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। हिंदी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा का अर्थ कामकाज की भाषा होती है। देखते हैं अब राजभाषा हिंदी की विकास की यात्रा को। 1826 में हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का कलकत्ता से पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशन हुआ। 1929 में राजा राम मोहन राय द्वारा बंगदूत का प्रकाशन हुआ, जो हिंदी सहित बंगला, फारसी और अंग्रेजी में भी छपता था। 1872 में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी कलकत्ता में केशव चंद्र सेन से मिले, तो उन्होंने स्वामी जी को यह सलाह दे डाली कि आप संस्कृत छोड़कर हिंदी बोलना प्रारंभ कर दें तो भारत का असीम कल्याण हो। तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिंदी हो गई और शायद इसी कारण स्वामी जी ने आर्य समाज के आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भाषा भी हिंदी ही रखी। 1873 में महेंद्र भट्टाचार्य द्वारा हिंदी में पदार्थ विज्ञान मतलब मटेरियल साइंस की रचना की। 1907 में न्यायमूर्ति शारदाचरण मिश्र द्वारा एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना और देवनागरी लिपि में देवनागर नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया गया। 1918 में मराठी भाषी होने के बावजूद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से घोषित किया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। 1918 में इंदौर में संपन्न 8वें हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा यह मत है कि हिंदी को ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्रदान करे। हिंदी सब समझते हैं, इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। 1918 में ही महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत में हिंदी समाचार सभा की स्थापना की गई थी। 1930 के दशक में हिंदी टाइपराइटर का विकास हुआ, जिसमें शैलेंद्र मेहता ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1935 में मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में सी राजगोपालाचारी ने हिंदी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। 1937 में हरि गोविंद गोविल द्वारा देवनागरी के लिए एक नए टाइपफेस का आविष्कार किया गया था। फिर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को अब हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के औचित्य को जानते हैं। हिंदी को राजभाषा का सम्मान कृपा पूर्वक नहीं दिया गया, बल्कि यह उसका अधिकार था। यहां अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताए गए लक्षणों पर नजर डाल ले तो पर्याप्त रहेगा, जो उन्होंने एक राजभाषा के लिए बताए थे, जिनमें पहला था, प्रयोग करने वालों के लिए यह भाषा सरल होनी चाहिए। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। राष्ट्र के लिए वो भाषा आसान होनी चाहिए। और अंतिम उन्होंने कहा कि उस भाषा पर विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। इन लक्षणों पर हिंदी बिल्कुल खरी उतरती थी। अब देखते हैं संविधान में भाषा के प्रावधानों को। सबसे पहले अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसे 4 उपखंड में बांटकर समझना उचित होगा, जिसमें पहली है संघ की राजभाषा, दूसरा प्रादेशिक भाषा, तीसरा न्यायालय की भाषा। यहां न्यायालय का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से है, और चौथा विशेष निर्देश। अनुच्छेद 343 मतलब संघ की राजभाषा। इसके पहले उपखंड में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 2 में कहा गया, खंड 1 में किसी बात के रहते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। खंड 3 में कहा गया कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित मतलब प्रावधान कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट अथवा उल्लेखित किया जाए। अनुच्छेद 344 जिसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के विषय में जिक्र है, जिसके खंड 1 में कहा गया है, राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निश्चित की जाएगी। उपखंड 2 में कहा गया कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर, अनुच्छेद 348 में उल्लेखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा पर, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप और संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा और उसके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करेंगे। मतलब आयोग जो होगा वो सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को कि क्या करना चाहिए इन तमाम क ख ग घ के संदर्भ में। अनुच्छेद 344 के खंड 3 के अंतर्गत कहा गया है कि खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। चौथे खंड में कहा गया, एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। 5वें उपखंड में कहा गया कि समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। खंड 6 में कहा गया कि अनुच्छेद 343 में किसी बात के रहते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। अब अनुच्छेद 345, इसमें राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को
या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा था। अनुच्छेद 346 में कहा गया है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या फिर किसी राज्य और संघ के बीच जो संचार की राजभाषा होगी उसके विषय में। इसमें कहा गया है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच संचार की राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य ये करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच संचार की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे संचार के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 जिसमें किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसमें कहा गया है, यदि इस निर्मित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग वो चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वो निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। अब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा को देखते हैं। अनुच्छेद 348 इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का जिक्र है। इसके खंड 1 में कहा गया है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद में प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में प्रस्तावित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के या संसद द्वारा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। उपखंड 2 में कहा गया है कि खंड 1 के उपखंड क में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश को लागू नहीं होगी। खंड 3 में कहा गया है कि खंड 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुरस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 4 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अनुच्छेद 349
इसमें भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का जिक्र है। इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद में किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरस्तावित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरस्तावित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। अब विशेष निर्देश को देखते हैं। अनुच्छेद 350 इसमें व्यथा के मतलब समस्या के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए मतलब समस्या के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथा स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा। मतलब अपनी भाषा में वो आवेदन दे सकता है। 350 के क में कहा गया है, जो कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के विषय में है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वो ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 350 के ख में जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की विषय में जिक्र है, जिसमें उसके खंड 1 में कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। खंड 2 में कहा गया विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों के से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे, और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। अनुच्छेद 351 जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वो भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।